वेलकम स्टूडेंट्स। फिर से यही उम्मीद है कि आपका पेपर ठीक ठाक हुआ होगा। चलिए हम पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस का फिर से डिस्कशन कर लेते हैं जैसा कि हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन पीवी टू द पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। पहली बात, आपको ये इक्वेशन देख के एक बात समझ में आ गई होगी कि ये पीवी टू द पावर 5 है। पीवी टू द पावर 5 इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आपको पावर दिखाई दे रहा है दैट इज नॉट गामा, और अगर गामा इज नॉट द पावर ऑफ वी तो उस केस में द प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो इसमें हमसे क्या रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी देख लो। सी ऑफ द प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस का जो इस आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे दैट विल बी रिटन एज CV प्लस ऑफ R इनटू 1 माइनस ऑफ एक्स ए, जो मन करे लिख दो, वेयर एक्स या ए इज द पावर ऑफ वॉल्यूम, है ना। पीवी का जो पावर है वो यहाँ पर एक्स के फॉर्म में लिखोगे आप। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सीवी मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होगी, तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ R प्लस ऑफ R इंटू 1 माइनस ऑफ 5, है ना, क्योंकि V का पावर कितना है, 5 है, तो 1 माइनस ऑफ 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू 3R/2 माइनस ऑफ R/4, बिकॉज 1 माइनस 5 1 4 हो गया, माइनस ऑफ 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4 आएगा, इसका डबल करो तो 6R आएगा, और 6 में से ये 5R कम मतलब R कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5R, और 5R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। 5R/4 मेरे हिसाब से तो आंसर है। 5R/4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफ इज प्लॉटेड विथ PV अपॉन T ऑन Y एक्सिस एंड मास ऑफ द गैस अलोंग X एक्सिस फॉर डिफरेंट गैसेस। एक बात क्लियर है सर, PV वर्सेस T, PV अपॉन T वर्सेस मास का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। अगर हम डिफरेंट गैसेस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस, अ पैराबोलिक कर्व सिमेट्रिक अबाउट Y एक्सिस, a straight line passing through the origin with a slope having different values for different gases, a parabolic curve symmetric about X axis, right। तो आप देखो, पहली बात तो हम ये समझे कि PV अपॉन T का अगर मुझे ग्राफ बनाना है M के साथ तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ये ग्राफ कैसा बनेगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ, राइट। तो शेप ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं सर, PV इज इक्वल टू nRT होता है। N is the number of moles. Number of moles can be written as given mass upon molar mass multiplied by RT. इसको फर्दर और क्या लिख सकते हो, देखो PV by T, आपको जो ग्राफ गिवन है Y एक्सिस पे इज PV by T, और यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट साइड पे, तो राइट साइड पे यू कैन राइट दिस एज RT by कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m, RT by कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। आपको मालूम है R इज गैस कांस्टेंट, M इज मोलर मास, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस होल टर्म अगर कांस्टेंट है, because this is constant, this temperature is also being taken as constant, तो हम ये कह सकते हैं कि PV upon T will be directly proportional to mass। PV upon T will be directly proportional to mass, यही तो आएगा, और इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस, ये नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू Y एक्सिस बना दोगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और ऐसा आने का मतलब है कि मास इज फिक्स्ड और ये PV by T सिर्फ चेंज हो रहा है फॉर ऑल द गैसेस, क्योंकि आपसे कहा है ना क्वेश्चन में कि फॉर डिफरेंट गैसेस हमारे पास एक से ज्यादा है, अलग अलग गैसेस है, तो सारे गैसेस के लिए ऐसी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा होगा, और इसमें स्लोप होगा, है ना। अगर हम पैरेलल टू Y एक्सिस बना देते तो स्लोप वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। यहां पर स्लोप होगा और ये स्लोप आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ स्लोप हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस। हर गैसेस के लिए वैल्यूज डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिकॉज ये वाला टर्म जो है हर गैस के लिए अलग अलग आना है, तो हर गैसेस के लिए ये जो स्लोप होगा ये भी अलग अलग होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर ये वाला है, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो वेसल, ये भी एक प्यारा सा सवाल है। वेसल हैज 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट प्रेशर P
T and temperature 500 Kelvin, a small hole is made in it so that hydrogen leaks out. मतलब एक वेसल है जिसका मास आपको वेसल में 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो प्रेशर की वैल्यू P है और टेम्परेचर की वैल्यू 500 केल्विन है। तो आपको मालूम है सर कि हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि PV इज इक्वल टू NR मल्टीप्लाइड बाई T, राइट। अब आपसे कह रहा है कि भाई वेसल वही रहेगा, है ना, तो वेसल का वॉल्यूम क्या है अपने को नहीं पता, तो मैं ऐसे लिख देता हूं P इंटू V। इसको मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय R इंटू दिस टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज 500 केल्विन, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो अब देखिए यहां से गिवन मास इज 12 ग्राम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो PV इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाय R। बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ये एक इक्वेशन हो गई सर हमारी, क्लियर। अब दूसरे क्या कहता है आपसे आगे, क्या कहता है, इफ द फाइनल, अब ये कह रहा है कि अ स्मॉल होल इज मेड इन इट सो दैट हाइड्रोजन लीक्स आउट। मतलब अगर अपने कंटेनर में होल बना दिया, तो होल बनाओगे तो हाइड्रोजन लीक करेगा, और हाइड्रोजन लीक करेगा तो कुछ मास ऑफ द गैस विल लीक आउट। लेकिन बेटा एक बात तय है कि जितना मास बचेगा दैट विल ऑक्यूपाई द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भाई मास जितना भी बचे इट विल ऑक्यूपाई द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो अगर उसने कंटेनर का पूरा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा हुआ है तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, बट कम गैस उतने ही वॉल्यूम में है, तो प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर डिक्रीज करके कितना हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज करके P/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, P/3। तो फाइनल प्रेशर विल बी रिटन एज इक्वल टू P/3 बट द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V ओनली। कितना मास बाहर गया, लेट अस से कि x अमाउंट ऑफ मास अगर बाहर लीक हो गया, तो फाइनल जो मास होगा अब दैट विल बी रिटन एज 12 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय कैपिटल M लिख सकते हो। भाई मान लो 12 ग्राम पहले मास था, अब x लीक आउट कर गया, तो फाइनल मास कितना रिमेनिंग है, 12 माइनस ऑफ x, कैपिटल M विल रिमेन एज कैपिटल M। और फाइनल टेम्परेचर आपसे क्या कह रहा है, फाइनल टेम्परेचर आपसे कह रहा है कि 300 हो गया, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय R, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन एंड वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। तो यहां से देखो PV की जो वैल्यू है ना, PV की वैल्यू वो यहां रख सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम, 1/3 इसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय R। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से आप M से M कैंसिल कर दो, R से R छमछमा दो, यहां से 2 0 से 2 0 उड़ा दो सर। इसके बाद ये 3 4 12 हो जाएगा, तो ये यहां से 20 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 12 36 माइनस ऑफ 3x, तो इधर ले आओगे तो ये माइनस ऑफ 16 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/3 ग्राम आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो ये आंसर है, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। Fourth question, a mixture of 3 moles of helium gas and 4 moles of argon gas is kept at 400 Kelvin in a container. The ratio of RMS speed of molecules of these gases is nearly. अब एक बात याद रखो कि RMS जब वैल्यू आप लिखते हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू, तो ये होती है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज द मोलर मास, ठीक है, कैपिटल M इज द मोलर मास, राइट बेटा। अब देखो सर, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मोल्स 4 मोल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 मोल्स भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जवाब यही आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इसका मेन लेना देना किसके साथ है, मोलर मास के साथ है, ठीक है। ये R क्या है, गैस कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहना है। T इज द टेम्परेचर, और आपसे कहा गया कि दोनों गैस के लिए कंटेनर का टेम्परेचर 400 केल्विन ही है, तो टेम्परेचर भी सेम है, इसका मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो VRMS विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, या अंडर रूट ऑफ M लिखा जा सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो अब यहां पर क्या क्या बोला है आपसे, मिक्सचर बोला है हीलियम का और आर्गन का, तो ये V ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय V ऑफ आर्गन अगर लिखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू मास या मोलर मास ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या लिखोगे, हीलियम, और मोलर मास ऑफ आर्गन विल बी इक्वल टू कितना, तो दैट विल बी इक्वल टू 40, मोलर मास ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 4, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10, और अंडर रूट ऑफ 10 करोगे तो ये लगभग क्योंकि डेटा ही आपको ऐसा दे रखा है कि आपको समझ में आता है कि अंडर रूट 10 विल अप्रोक्सीमेटली बी 3.16, राइट। आगे बढ़ते हैं।
इस ग्राफ को अगर आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, विच ऑफ दीज फिगर्स गिव्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर करेक्टली। आप सबको मालूम है कि वाटर का एनोमोलस बिहेवियर होता है, एनोमोलस बिहेवियर होता है ना। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज करती है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसके बाद डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर यही ग्राफ है जो पहले इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज कर रहा है, बाकी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये कह रहा है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ये कह रहा है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ये सब गलत है, यही सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, इसमें कह रहा है कि साहब अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ N2 एंड 6 मोल्स ऑफ AR मतलब आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। आप सबको याद होगा कि इंटरनल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T, यही लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। तो अगर मिक्सचर का लिखा जाए तो क्या लिखोगे, तो मिक्सचर का अगर आप इंटरनल एनर्जी लिखना चाहते हो, U ऑफ द मिक्सचर, तो दिस विल बी इक्वल टू N1CV1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T प्लस ऑफ N2CV2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, ऐसा लिख सकते हो। देख लो एक बार इक्वेशन, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करें सर, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए, वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए, है ना। आपसे क्या कह रहा है, 3 मोल्स ऑफ N2, तो N2 कैसी गैस हो गई, तो N2 विल बिकम डायटोमिक गैस, N2 will become diatomic gas। उसके बाद क्या कह रहा है, 6 मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन कैसी गैस हो गई सर, आर्गन कैसी गैस हो गई, तो आर्गन विल बी मोनोएटॉमिक गैस, आर्गन विल बी मोनोएटॉमिक गैस। तो ये डायटोमिक गैस हो गई, दूसरी मोनोएटॉमिक गैस हो गई, वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए। इसका कितना मोल्स है, तो इसका मोल है 3 मल्टीप्लाइड बाय CV, तो CV विल बी इक्वल टू 5/2R फॉर व्हाट, फॉर दिस वन N2 नाइट्रोजन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय T प्लस ऑफ N2 की वैल्यू कितनी है भाई, N2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय CV2 इसके लिए आर्गन के लिए, आर्गन कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय T। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो इसका ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T प्लस ऑफ 2 3 इज द 6, तो ये 9 टाइम्स ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई T, तो ये 18 18 5 33 मतलब 33/2 RT, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 2/3, मतलब CV बाई CP इज इक्वल टू कितना है, 2/3 है। क्लियर, If R is the universal constant, then हमें क्या निकालना है, we have to find out the value। तो मतलब ये इसमें या तो CV कैलकुलेट कर लो या CP कैलकुलेट कर लो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं CV इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ CP, ऐसा लिख सकता हूं। अब दूसरी बात, ये तो रिलेशन आया ना, ये तो रिलेशन आया। अब इसमें अगर मुझे सिर्फ CV कैलकुलेट करना हो या CP कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं मेयर्स रिलेशन के नाम से, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बिकॉज CP ज्यादा होता है देन दैट ऑफ CV। अब यहां पर अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, CP को CP रहने दो, माइनस ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ CP इज इक्वल टू कितना R। इसको सॉल्व करोगे तो 3CP और CP, तो ये CP/3 इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP की वैल्यू 3R हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये आंसर है, CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ R हो जाएगी, राइट। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ SHM। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपसे कह रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू A/2। भाई एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब आप यहां पर थे, अब यहां पर हो जहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू A/2 है, राइट, x की वैल्यू कितनी है, A/2 है। तो भाई यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो मैं सिंपल बात आपको करता हूं कि भाई यहां से यहां आने में जो एंगल आपने सबटेंड करा है दैट इज 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि SHM में ओमेगा कांस्टेंट लेते हैं हम, है ना। ये जो SHM है इसमें ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आप ये कह सकते हैं साहब थीटा विल बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय T। थीटा को मैं कितना लिख सकता हूं, ओमेगा बाई T। तो अगर कोई भी पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लो चल रहा हो तो उसको इतना एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में भी लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/T मल्टीप्लाइड बाई T, बिकॉज कैपिटल T इज टाइम पीरियड विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। क्लियर है। तो अब यहां से पाई से पाई उड़ा दीजिए सर, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी T/6, टी की वैल्यू हो जाएगी T/6, दैट इज द आंसर। तो टी की वैल्यू हो जाएगी T/6। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली, बोथ ऑन इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, नाइदर ऑन इनर्शियल नॉर ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। एक बात याद रखो कि आपके जो मैकेनिकल वेव है वो उसी मीडियम से प्रोपगेट करता है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हों। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा? तो स्पीड ऑफ साउंड दोनों ही पे डिपेंड करेगा, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एज वेल एज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आगे कह रहा है आपसे, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, टोटल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है कि एसएचएम में टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना? तो हाफ इनटू एम इनटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल आ रही है? तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है कि सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ बॉडी व्हिच इज अ hollow sphere containing mercury suspended by means of wire. If a little of mercury is drained off, the period of the pendulum will, little of the mercury is drained off, little of the mercury drained off, तो उसको neglect मत कर देना, little of mercury will not be neglected। जो drain हुआ है तो वहां से खाली हो गया, मान लो यहाँ से खाली हो गया, जब यहाँ से खाली होगा तो ये सेंटर ऑफ मास जो पहले मान लो यहाँ था वो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट होगा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट तक की दूरी होती है। इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस बढ़ गया और ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, इसमें इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस आर एफ देन द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, ये सिंपली एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला कहता है 1 प्लस ऑफ 2 बाई एफ, सीपी बाई सीवी इज गामा, और गामा को अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखोगे तो ये रिजल्ट आएगा 1 प्लस ऑफ 2 बाई एफ, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है विच ऑफ द सब्सटेंस ए बी सी हैज हाई स्पेसिफिक हीट फॉर सेम मास, मासेस सबका सेम है, स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा है ये बताना है आपको, स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा है ये बताना है। तो एक बात समझो कि स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज इक्वल टू एम इनटू सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। एक बात तो क्लियर हो गई कि मास सबका सेम है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, मान लो कि मैं ये ग्राफ लेता, ऐसा ग्राफ लेता, इस पे डेल्टा क्यू लेता और इस पे डेल्टा टी लेता, समझना जरा सा, इस पे डेल्टा क्यू लेता और इस पे डेल्टा टी लेता, तो ये ग्राफ ऐसा बनता और इसका स्लोप ये होता, और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कुछ और नहीं, स्लोप ही होता इस ग्राफ का, tan थीटा वुड हैव बीन द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वुड हैव बीन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यही डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट को। यही डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट को। तो अगर ग्राफ ऐसा होता तो मैं आपसे कहता कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होएगा? तो उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा। मगर यहां क्या करा गया? यहां पर टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है और हीट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये इनवर्स टू द स्लोप हो गया। ये क्या हो गया? इनवर्स टू द स्लोप हो गया। यही तो हुआ। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू, तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट, यही तो हो जाएगा। इसका मतलब जिसका स्लोप आप यहां देखिए डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा, तो सी इज, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम, और जिसका स्लोप कम उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा। अगर आप सबसे कम स्लोप चेक करो तो सी का स्लोप सबसे कम है, इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है, इसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है। तो मतलब हमारा आंसर कौन होगा? हमारा आंसर सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। Assertion, heat interaction and work interaction between the system and the surrounding depends only on the initial and final state and not on the path taken between the states। ये बात बिल्कुल गलत है, आप जानते हो बहुत अच्छे से, ये बात बिल्कुल गलत है, आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई। हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करता है ना, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये पाथ फंक्शन है। उसके बाद रीजन, इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, ये बात भी गलत है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, है ना। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है भाई? ठीक है, कंसीडर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस आर फार अपार्ट एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर नेग्लिजिबल। ठीक है,
For an ideal gas at constant temperature, pressure of given mass of a gas varies inversely with the volume. इसमें देखो पहला जो स्टेटमेंट है at high pressure and low temperature, टेम्परेचर लो नहीं, टेम्परेचर हाई पे ऐसा होता है, टेम्परेचर लो पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट का उल्टा होता है रियल गैसेस के साथ। अब आइए दूसरी बात पे, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा ही है, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है, इसका मतलब only a statement 2 is correct, only a statement 2 is correct, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, read the statement 1 and 2 carefully and select the correct option. Every oscillatory motion is a periodic motion, और दूसरा कहता है every periodic motion is oscillatory motion। नहीं भाई, हर ऑसिलेटरी मोशन पहले पीरियोडिक होगा तब ऑसिलेटरी होगा, क्लियर है? ऑसिलेटरी होगा फिर पीरियोडिक होगा ऐसा नहीं होता, पहले पीरियोडिक है तभी वो ऑसिलेटरी की कैटेगरी में फॉल करेगा। और आपको मालूम है कि हर ऑसिलेटरी, आपने एक स्टेटमेंट ही पढ़ा होगा कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है मगर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, यही बात बस सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसके आगे बढ़ते हैं, if a speed of sound in air at 27 degrees Celsius is v, then at what temperature speed of sound becomes 2v? तो सीधी सी बात है सर, आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कि भैया कितना है, आपसे कह रहा है कि भाई कितने टेम्परेचर पे ये स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगा। अच्छा ये डिग्री सेल्सियस है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो हमें मालूम है स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम होता है, ठीक है? तो सारी चीजें सेम रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी क्योंकि आपको मीडियम सब कुछ वही है, स्पीड ऑफ साउंड को डबल करना है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, क्लियर? तो हम क्या लिखे, हम लिखे सर पहले स्पीड कितना है v, बाद में कितना चाहिए 2v, पहला वाला टेम्परेचर कितना है तो 27 प्लस ऑफ 273 कर दीजिए, दूसरा वाला टेम्परेचर क्या है यही हमारा सवाल है, दूसरा वाला टेम्परेचर क्या है यही हमारा सवाल है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो v से v सन्नाटे में चला गया सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4, 27 विल बिकम इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। दिस हैज कम आउट इन केल्विन, और आंसर आपको किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। आंसर किसमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस ऑफ 273 कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जितना भी डिग्री सेल्सियस, तो 1200 में से 273 आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 927 डिग्री सेल्सियस ही तो आएगा, 927 डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट सर? बिल्कुल यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, if work done by a gas is positive in adiabatic expansion, then its internal energy of the gas, work done by gas is positive in adiabatic expansion, then internal energy of the gas। देखो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ W होता है, ठीक है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ W। अच्छा एडियाबेटिक है तो डेल्टा Q की वैल्यू 0 हो गई, ठीक? अब इसका मतलब है वर्क डन पॉजिटिव है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू कैसा होगा, तो अनडाउटेडली निगेटिव होगा। भाई वर्क पॉजिटिव है, डेल्टा यू को उधर ले जाओ तो डेल्टा यू विल बी विद अ नेगेटिव साइन, है ना? तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू विल बी निगेटिव। तो डेल्टा यू अगर निगेटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई आप ये कह सकते हो कि इसके आंसर में क्या होना है, तो इसके आंसर में डेल्टा यू इज लेस देन 0, डेल्टा यू इज लेस देन 0, निगेटिव है इसका मतलब डेल्टा यू विल ऑब्वियसली डिक्रीज, डेल्टा यू विल ऑब्वियसली डिक्रीज। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, The Wien's displacement law expresses the relation between, ये तो आप जानते होगे Wien's displacement law, भाई वेवलेंथ का, ठीक है, वेवलेंथ का रिलेशन दिखता है आपको, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है, तो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर नहीं, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये होगा सर करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहां के बाद देखिए द रेशियो ऑफ, ये तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये √2 है, ये आप जानते ही होंगे भाई। तीनों का अगर हम रेशियो ले लें, तीनों स्पीड को लिखो, अगर नहीं भी याद है तो तीनों स्पीड को लिखो, और अगर आप तीनों स्पीड को लिखोगे तो ही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा भाई। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, V एवरेज, यही रेशियो तो होगा, ठीक है? √3, √2 एंड 8/π, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है 8RT डिवाइडेड बाई πm, ठीक है? तो ये वाला होगा सर, ये होगा सर, ठीक है? आप इसके फॉर्मूले लिख दो तब भी आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन,
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हमें डबल करना है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो अब देखो इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप टाइम पीरियड लिखते हो तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या आता है, L बाई जी आता है। तो अगर आपने लेंथ को डबल किया तो टाइम पीरियड जो नया आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2L एंड विच इज नॉट डबल, है ना, √2 टाइम्स होगा, इनिशियल टाइम पीरियड का √2 टाइम्स बनेगा। तो डबल होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, तो भाई हमें ये फैक्टर चूज करना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट करने पर डबल हो जाए। इसका मतलब है कि नॉट बाई ट्वाइस, रादर इट शुड बिकम्स 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स को हम कहते हैं क्वाड्रपल्ड, ठीक है। तो द इट्स लेंथ इज क्वाड्रपल्ड, अगर 4 गुना हो जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट बेटा। अब अगला सवाल, 5.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 0.07 kg। आपको ये भी पता है स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग का, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। टी की वैल्यू दे रखी है 154, और म्यू का क्या मतलब होता है, म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास की वैल्यू कितनी है, 0.07 ऑलरेडी इन केजी, तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, यूनिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेंथ कितना है, 5.5, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रख दो, आप अगर v की वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट टी की जगह क्या लिखोगे, 154, और यहां क्या लिखोगे, तो म्यू की वैल्यू आप लिखोगे 0.07 डिवाइडेड बाय कितना, 5.5। अब इसको सॉल्व करना रहेगा बेटा, तो जो इसका राइट आंसर आएगा दैट विल बी 110 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, a particle of mass 0.2 kg executes SHM under a force of इतना -20x Newton. If the speed of the particle at mean position is 12 meter per second, then the amplitude of oscillation is. आपको क्या निकालना है, you have to find out the value of amplitude of oscillation. आपको amplitude of oscillation निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप amplitude of oscillation? तो amplitude of oscillation निकालने के लिए देखिए सर, आपसे कह रहा है कि पार्टिकल का मास कितना है, 0.2 kg एग्जीक्यूट्स SHM अंडर दिस फोर्स इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड कहां पर है इसका, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसका जो है मीन पोजीशन पर है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप मेरी बात समझो, मीन पोजीशन पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं मीन पोजीशन पर, तो हम सबको मालूम है कि मीन पोजीशन पे जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होती है, ठीक है। मीन पोजीशन पे एनर्जी कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन बिकॉज x इज इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन पे आप इसका कुछ मत करिए, मीन पोजीशन पे आप काइनेटिक एनर्जी को किससे इक्वेट कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए किसके साथ, टोटल एनर्जी के साथ। दूसरी बात, सर हम k कहां से लाएं, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए f बराबर माइनस ऑफ kx इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द SHM, और यहां पर f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20x दे रखा है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं कंपेयर कर दूं तो k की वैल्यू हो गई 20। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, अब आप लिख सकते हो हाफ इंटू mv स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो v की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू k मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, राइट बेटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। अब मुझसे क्या कहा गया है, कि मुझसे कहा गया है कि भैया यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, आप यहां पर सिंपली ये कह दो कि हाफ के ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे अगर हम लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो चलो लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू k और a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सर हमारा a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 0 है, x की वैल्यू कितनी है, 0। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है, ये 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। तो इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये दूसरी इक्वेशन हम हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर हाफ k स्क्वायर के बराबर है।
हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या लिखेगा आप, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू के ए का स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू के स्क्वायर। तो हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, m की जगह क्या लिख दीजिए 0.2 लिख दीजिए, v की जगह आप क्या लिख दीजिएगा 12 लिख दीजिए, तो 12 का स्क्वायर, k आप निकाल चुके हो दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, राइट बेटा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 144 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 20, डिवाइडेड बाई 20, राइट। यहां से अगर हम इसको काटें, ठीक है, इस वाले को, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये 0.2 है, तो 0.2 है, पॉइंट हटाओगे तो यहां 0 लगाओगे, और ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 144 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12/10, 12/10 का मतलब कितना हो गया, तो 6/5, और 6/5 का मतलब कितना हो गया 1.2। तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी 1.2। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is incorrect statement? Free expansion of a gas is irreversible process. Free expansion of a gas is irreversible process. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, a thermodynamic process is reversible if process can be turned back so that both system and surrounding return to original state. No process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder object to hotter object. The efficiency of an ideal heat engine is unity. भाई बहुत आसान से स्टेटमेंट है, और आसान स्टेटमेंट आपने अगर क्लास कॉन्सेप्ट समझा होगा और आपने अगर लेक्चर नोट्स पढ़ा होगा तो भी आपको ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। आपको सीधा, आपको इतनी बात नहीं भी समझ में आती है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। आपको सीधा एक बात समझ में आ रही है, आपको सीधा एक चीज समझ में आ रही है, और वो चीज क्या है कि द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन इज यूनिटी। भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना। आपको मालूम है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी यूनिटी हो ही नहीं सकती, 1 के बराबर हो ही नहीं सकती। तो द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन विल बी व्हाट, तो द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन विल बी यूनिटी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। बाकी तीनों सही है भाई। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है फ्रीली तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वो रिवर्स नहीं हो सकता। बाकी दो स्टेटमेंट फिर से सही है, आपने ये पढ़ा होगा क्लास के अंदर। ये जो है इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन इज यूनिटी, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए आपसे कह रहा है कि ट्रैवलिंग वेव प्रोपगेटिंग इन एनी मीडियम इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 10 7 pi t minus of 0.04 x plus of pi by 5 where x is in meter and t is in seconds, the speed of wave is। आप सबको मालूम है कि स्पीड ऑफ वेव अगर हमें निकालना है तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव के साथ इसको कंपेयर करूं तो a sin ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। और आपको ये भी याद होगा कि स्पीड ऑफ अ वेव कुछ और नहीं होता बल्कि ओमेगा बाई के होता है। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, ओमेगा बाई के। स्पीड ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के। अब यहां से अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 7 पाई, और के की वैल्यू कितनी आएगी, तो के की वैल्यू आएगी 0.04, राइट। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, स्पीड ऑफ वेव विल बी इक्वल टू 7 पाई डिवाइडेड बाई 0.04, ठीक है सर। अब इस को सॉल्व करने के लिए मैं एक बात बता देता हूं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है विदाउट एनी डाउट, लेकिन अगर कहीं 7 नजर आ रहा हो तो पाई को हम 22/7 लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो 7 अपॉन 0.04 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख सकता हूं मैं, 22/7। तो ये 7 से 7 उड़ जाएगा सर, 7 से 7 क्या होगा, उड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर v इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई कितना 4, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, 2200 डिवाइडेड बाय 4। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 550 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो। 2200 4 5 20 4 5 20 और 0, ठीक है। तो 550 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास ऑफ 2m विल बी। अब देखो इसका तरीका आपने सीखा होगा क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम लेक्चर्स में आपने सीखा होगा। इसका मैं आपको एक तरीका समझा देता हूं। अगर ये एक स्प्रिंग क्या, अगर 10 स्प्रिंग भी लगी हो तब भी आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए आप k को ऐसे लिखिए, k इक्विवेलेंट के फॉर्म में। हर स्प्रिंग के लिए ये करना है, ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। क्यों आया कैसे आया वो जाने दीजिए, अगर वो देखना है आपको तो फिर पूरा मेथड लगाइए, या फिर ये दिमाग में रखिए जो मैं बता रहा हूं आपको। ये आप हमेशा ऐसे लिखा करिए, टेंशन ऑन बॉडी अपॉन टेंशन ऑन स्प्रिंग का स्क्वायर। अब देखो हो क्या रहा है,
हो ये रहा है कि अगर मैं इस टेंशन को और इस टेंशन को देखूं तो यहां पर ये टेंशन देखो, ये अगर टी है तो ये भी टी है, तो ब्लॉक पे जो टेंशन है दैट विल बी 2t, राइट। ब्लॉक पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 2t होगा। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, k मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया, 2t डिवाइडेड बाई t, क्योंकि स्प्रिंग में तो t ही है ना बेटा, t का स्क्वायर, तो t से t खत्म, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4k, दैट इज योर k इक्विवेलेंट। अब यहां पर बस एक ही स्प्रिंग है, तो एक ही स्प्रिंग के लिए बस ये लगाओ। अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग होती तो ऐसा सबके लिए करते और फिर 1/k इक्विवेलेंट डैश में सबको सीरीज में ऐड कर देते। मतलब अगर मोर देन 1 स्प्रिंग होता तो आप ये करते, 1 इक्विवेलेंट k इक्विवेलेंट डैश वुड हैव बीन रिटन एज 1/k इक्विवेलेंट प्लस ऑफ 1/k इक्विवेलेंट 2, इस तरह से आप ऐड करते रहते सीरीज में, राइट। तो खैर यहां पर एक ही स्प्रिंग है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास, मास की जगह हम लिख सकते हैं 2m डिवाइडेड बाई k, k की जगह हम लिख सकते हैं 4k, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई। अब ये यहां पर देखो कहीं पर भी क्या 2m है, 2m है तो उसके नीचे k है, इसका मतलब कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इसको पाई और इस 2 को हम अंदर ले जाएं तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8m डिवाइडेड बाई कितना 4k, राइट। 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, इसका मतलब क्या हुआ पाई 2m अपॉन कितना, तो 2m अपॉन k, पाई 2m अपॉन k। तो मेरे हिसाब से तो इसका ये आंसर सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा, ये आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। तो यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है और इसमें ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि भाई ए से हम बी पे पहुंच रहे हैं, ए से हम कहां पहुंच रहे हैं, तो ए से वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब पाथ चाहे जो भी हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पाथ, पाथ चाहे जो भी हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पाथ। तो इसका मतलब है तीनों प्रोसेस में पाथ चाहे जो भी हो, पॉइंट वही है, ए से बी जा रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज तीनों में सेम होगा। और ऐसे कौन से ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा ऐसा ऑप्शन है। तो अब इन दोनों में फर्दर आपको चेक करना है। तो अब दूसरी बात देखिए भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 के अंडर में अगर आप एरिया देखोगे, एरिया अंडर द 1 वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है, एरिया अंडर फर्स्ट पाथ इज मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल दिस 3, सबसे ज्यादा 1 के अंडर, फिर उसके बाद 2 के अंडर और फिर उसके बाद 3 के अंदर, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन अगर देखा जाए तो वर्क डन सबसे ज्यादा 1 के, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3। इंटरनल एनर्जी का चेंज सब में सेम है, इसका मतलब वर्क डन जिसमें ज्यादा होगा हीट भी उसी में ज्यादा होगी, वर्क डन जिसमें ज्यादा होगा हीट भी उसी में ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 विल बी ग्रेटर देन Q3। भाई वर्क जिसमें ज्यादा उसमें हीट ज्यादा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि Q और डेल्टा U इज टू डेल्टा W, ठीक है, हीट इज सप्लाइड है ना। इसमें आपको क्या निकालना है, तो आपसे कह रहा है कि भैया हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो ऑफ Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W। इसका रेशियो आपको बताना है। तो कैसे रेशियो बताओगे भाई साहब, इसका रेशियो आप कैसे बताओगे, तो इसका रेशियो बताने के लिए सीधा सीधा आप क्या करोगे, तो आप इसका रेशियो बताने के लिए हीट सप्लाइड अगर निकालना है तो सबके फॉर्मूले लगा दो भाई, सबके फॉर्मूले लगा दो, है ना। क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा T लिखते हैं, मतलब ये डायटोमिक गैस है। तो पहली बात तो हम ये लिख दें N डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और CV को हम क्या लिखते हैं, तो CV को हम लिखते हैं N मल्टीप्लाइड बाई F बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R इंटू कितना, तो R इंटू डेल्टा T, यही तो लिखेंगे आप, R इंटू डेल्टा T। तो अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो डायटोमिक गैस है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आसानी के लिए अगर मैं 1 मोल लेके चलूं समझने के लिए, क्योंकि उसी गैस के लिए सारी कहानी निकालनी है, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय R इंटू डेल्टा T, ये आपका डेल्टा U हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, डेल्टा U की वैल्यू आपकी इतनी होगी, डेल्टा U विल बी 5/2 R डेल्टा T। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, डायटोमिक गैस और कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन का आप जनरल फार्मूला जानते हो, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, P डेल्टा V। अब क्वेश्चन अराइजेस ना तो सर हमें P पता है, ना डेल्टा V पता है, ना तो P पता है, ना तो डेल्टा V पता है, तो क्या करें सर, अब तो हम फंस गए। तो P डेल्टा V कैन बी रिटन एज इक्वल टू NR डेल्टा T, नहीं आया। P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V
प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी पीवी इज इक्वल टू एनआर टी, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी, इसका मतलब आर टाइम्स ऑफ डेल्टा टी लिख सकते हैं यानी वर्क डन को, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज आर टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अब आपको वर्क डन पता चल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता चल गई, तो आपको पता है कि भाई डेल्टा क्यू विल बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, तो डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू करिएगा तो 5/2 आर टाइम्स ऑफ डेल्टा टी प्लस ऑफ आर टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ये सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7/2 टाइम्स ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, राइट, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद इसका रेशियो निकालना है आपको, तो रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, किसका किसका, क्यू पहले लिखना है तो लिख दो 7/2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी इज टू, उसके बाद डेल्टा यू है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है 5/2 आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज टू, ये कितना है r मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। इस पूरे का अगर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 7:5 कितना आ जाएगा 2, 7:5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सर, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज so to decrease its volume by 20% at a constant temperature। तो हमें मालूम है भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वी कैन अप्लाई द बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहां पर समझो, अगर मेरा इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम हैज टू बी डिक्रीज बाय 20%, वॉल्यूम हैज टू बी डिक्रीज बाय 20%, मास ऑफ द गैस बी इंक्रीज सो दैट, प्रेशर कितना बढ़ाएं सो दैट वॉल्यूम बाय डिक्रीजेस बाय 20%। तो अगर मैं 20% डिक्रीज कर रहा हूं वॉल्यूम को, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि V2 जो होगा हमारा, वो V2 विल बी इक्वल टू 80% ऑफ V1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आप ये मान लीजिए कि लेट V1 इज इक्वल टू V मान लेते हैं, चलो आसानी के लिए, ठीक है, तो V या कुछ भी मान लो यार, ना भी मानो, तो V2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 80/100 टाइम्स ऑफ V1 लिखा जा सकता है, ये बताइए साहब, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 20% से डिक्रीज किया तो 80% बच गया ना, तो 80/100। अब यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखिएगा P1, तो मान लीजिए कि P1 और ये V1 की जगह हम V1 ही रहने दें, P2 हमें नहीं पता, और V2 की जगह हम क्या लिख देंगे 80 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय V1, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब V1 से V1 छमा गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 4 2 5, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ P2 लिखा जा सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। तो अब हमें P1 पता है, P2 के टर्म्स में भी पता है, P2 के टर्म्स में P1 हमें पता है, तो हमें कह रहा है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि P2 विल बी इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ P1, और परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करिएगा, P2 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी द परसेंटेज चेंज। तो P2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो P2 की वैल्यू है 5/4 टाइम्स ऑफ P1 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय 100, P1 से P1 सन्नाटे में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, राइट। कैसे, ये 5/4 माइनस ऑफ 1, 5/4 माइनस ऑफ 1, 1/4 into 100, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना 25%, तो दिस विल बी द आंसर, 25% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये सवाल भी प्यारा सा सवाल है, इस सवाल को भी समझते हैं। सर आपसे कह रहा है द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इफ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2 सेकंड। मतलब टाइम पीरियड हमें ऑसिलेशन का दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू 2 सेकंड, और हमें क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, ठीक है सर। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं, और उसके बाद ये ग्राफ हमें दे रखा है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ हमें क्या दे रखा है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स एसएचएम इज, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन सी होगी इन चारों में से। पहली बात भाई, जब टी 0 है तो इसका जो पोजीशन है वो 0 तो नहीं है, T0 पर पार्टिकल इज नॉट एट 0, इट इज समवेयर एल्स, राइट। कहां पर है, तो आप देख सकते हो A/2 पर है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, A है, जिसकी वैल्यू हमें 10 दे रखी है। इसका मतलब है कि इनिशियल फेज 0 नहीं है, इनिशियल फेज 0 नहीं है, इसका मतलब इनिशियल फेज तो आएगा, इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है, इन तीनों में से कोई होगा।
आगे बढ़ते हैं। इनिशियल फेज होगा कितना, तो हम सबको मालूम है x बराबर a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई लिखते हो आप, ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई लिखते हो। x की वैल्यू t0 पे कितनी है, a बाई 2 है, इज इक्वल टू a, t की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ फाई लिख दो, तो ये छमछमा गया, तो साइन फाई की वैल्यू 1 बाई 2, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, और फाई की वैल्यू 30 का मतलब हम फाई को पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो इनिशियल फेज की वैल्यू तो हमें आ गई पाई बाई 6। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साहब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज हमें चाहिए ओमेगा, दूसरी चीज हमें चाहिए ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी करोगे तो 2 पाई बाई 2, 2 से 2 सन्नाटे में तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2 से 2 सन्नाटे में तो पाई आ जाएगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन कौन सी करेक्ट हो रही है, तो इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे पाई बाई 6 वाली करेक्ट हो रही है, ये वाली इक्वेशन करेक्ट हो रही है। मतलब क्या लिखोगे आप लिखोगे 10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ओमेगा की जगह आप लिखोगे पाई इंटू टी प्लस ऑफ पाई बाई 6, ये आ जाएगा सर आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि इफ 10 सेंटीमीटर इज द amplitude of oscillation performed by a particle in SHM, then what fraction of total oscillation energy is kinetic energy when the particle is 5 centimeter from the mean position। मतलब पार्टिकल 5 सेंटीमीटर पे है, कहां से, मीन पोजीशन से, तो उस केस में टोटल का कितना फ्रैक्शन जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी है ना। और एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो आप देखो हमें एक बात मालूम है कि भैया टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब आपसे कह रहा है कि भैया इसका कितना फ्रैक्शन जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी है व्हेन द पार्टिकल्स पोजीशन इज 5 सेंटीमीटर, राइट बेटे, और एम्पलीट्यूड इज आल्सो इन सेंटीमीटर। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी यहां पर लिखें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी एज इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब अंडर ये कितना हो गया 75, ठीक है, ये कितना हो गया 75, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू आ गई 75, राइट। अब आपसे क्या कहा है, अच्छा इसमें एक चीज गलती हुई है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट बेटा, ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज माय वन इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो अब आपको कह रहा है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करो, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हाफ एम ओमेगा, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑसिलेशन एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमने, तो ये 10 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 75 बचेगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 100, 10 का स्क्वायर इज 100, तो कितना आ जाएगा 25 3 75, 25 4 100, 25 3 75 और 25 4 100, क्लियर है। तो 3/4 आ जाएगा इसका आंसर, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4, 3/4 है कहीं पर, हाँ है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 32nd question, consider the figure shown below where both the coiled springs shown have similar length and are in unstressed condition. Now mass M is suspended by the means of these springs. The force constant for these springs K1 is equal to 2K. इसका मतलब ये जो K1 है वो 2K के बराबर है, और K2 किसके बराबर है भाई साहब, 3K के बराबर है respectively. Now what will be the time period of the system when the sets into vertical motion? ये आसान सा सवाल है जो कि आपको पता ही है। करना क्या है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, दोनों किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होगा, सिंपली ऐड कर दो, और ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट की जगह 5K लिखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33rd, A and B are two adiabatic curves for two gases, then curve A and B corresponds to। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि आप एडियाबेटिक कर्व का अगर स्लोप चेक करोगे ना, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ P बाई V, ये स्लोप होता है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि साहब ये स्लोप है, तो इसमें कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी में कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, H2 को, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, HE को। क्यों, क्योंकि अगर आपका गामा बढ़ेगा
तो स्लोप बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है, और गामा घटेगा तो स्लोप घटेगा। तो जैसे जैसे आपके जो एटॉमिसिटी है वो बढ़ती है तो उसका गामा घटता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये कम स्टीप है और ये ज्यादा स्टीप है ना। तो ज्यादा स्टीप वाला जो होगा वो किसके लिए होगा, हीलियम के लिए, और कम स्टीप वाला हाइड्रोजन के लिए। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बेटे, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle is. बेटे आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट ऑफ हीट कहां पे एक्सट्रैक्ट होगी, तो ए से बी और बी से सी में हीट एक्सट्रैक्ट होगी, और सी टू डी और डी टू ए में हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट पूछा है विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अब एक्सट्रैक्टेड हीट हमें बताना है। तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए से बी इज द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और B to C is the process at constant pressure. तो हमें मालूम है कि सर डेल्टा Q कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, N मल्टीप्लाइड बाय CV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T प्लस ऑफ N मल्टीप्लाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ये लिखते हैं हीट, और कांस्टेंट प्रेशर पे ये लिखते हैं। अब एक बात सोचो कि डेल्टा T सर हम कहां से लिखें, तो हमें पता है सर कि P डेल्टा V इज इक्वल टू NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डेल्टा V डिवाइडेड बाय NR, P डेल्टा V डिवाइडेड बाय NR। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर प्रेशर बदला है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर बदला है, तो यहां पर बेसिकली डेल्टा P होना चाहिए। तो मतलब मोर और लेस यही आपका, इसी से आप टेम्परेचर का चेंज कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर प्रेशर बदल रहा है, कहां से कहां तक, 3P0 से P0। तो चेंज कितना हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू P0। वॉल्यूम क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय कितना, NR। ठीक है भाई, ये कहां से कहां तक के लिए है, ये है फ्रॉम A टू B। ये कहां से कहां तक के लिए है, A से B के लिए, A से B के लिए। अब अगर B टू C में हम जाएं तो इसमें डेल्टा T अपन कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा T लिखने का तरीका, भाई यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, आई राइट दिस प्रेशर एज 3P0 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम बदल रहा है, यहां पर वॉल्यूम V0 है और यहां पर वॉल्यूम 2V0 है। तो 2V0 माइनस ऑफ V0 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय NR, यही तो लिखा जाएगा। ठीक है, 2V0, यहां पे देख लो ये 3P0, अच्छा ये 3V0 है, सॉरी 3V0, और यहाँ पे 3V0 माइनस ऑफ V0 इज 2V0। तो ये कितना हो जाएगा, 6P0। ये कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे 6P0 V0 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, NR। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो देखो, N मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, डेल्टा T विल बी रिटन एज P0 V0 डिवाइडेड बाय NR प्लस ऑफ N मल्टीप्लाइड बाय CP, CP विल बी 5/2 मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, इनटू डेल्टा T, डेल्टा T की जगह आप क्या लिखोगे, 6P0 V0 डिवाइडेड बाय N टाइम्स ऑफ R। अनडाउटेडली NR कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से डेल्टा Q की वैल्यू लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3P0 V0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ कितना, 5 into 6 30, 30P0 V0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 33P0 V0 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस 33P0 V0 डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर आप हाफ कर दोगे तो 16.5 आ जाएगा, 16.5 P0 V0 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। चलो बेटे आगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A particle is moving on x axis, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, x axis पे मूव कर रहा है, has potential energy, potential energy हमें गिवन है, at the equilibrium value of x will be, इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू बताओ। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो आप सबको मालूम है कि दिस विल बी रिटन एज माइनस ऑफ du by dx। इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 10x, यही हो जाएगा। और फॉर इक्विलिब्रियम दिस माइनस 20 प्लस ऑफ 10x विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर। दिस विल बी योर रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सिंपल पेंडुलम ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, भाई एसएचएम में जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो होता ही है एलिप्टिकल, वो होता ही है एलिप्टिकल। क्यों होता है, आपको इक्वेशन पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो ये ग्राफ जो आएगा वो एलिप्स आएगा, एलिप्स, एलिप्टिकल ग्राफ आएगा। तो ये होता ही एलिप्टिकल है v और x का ग्राफ, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं।
A particle undergoes simple harmonic motion having time period t. If the particle starts from its mean position, then time taken to complete 3/8 oscillation is 3/8. इसका मतलब यहां से मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से 3/8 ऑफ द ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा? देखो, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करे और एक्सट्रीम तक जाए तो यहां से यहां तक ये कितना होगा? तो भाई पूरे का ये पार्ट कितना हो जाएगा? 3 बाई ये यहां से यहां तक कितना होगा? 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। अब सोच के देखो ये वाला कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होना है? तो इसके बाद क्या होना है? हमें कह रहा है 3/8। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये फिर वापस आए और कितना आए? 1/4 का भी आधा आए, और आधा मतलब 1/8। तो देखो 1/4 प्लस ऑफ 1/8 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी द 3/8 ऑफ द ऑसिलेशन। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब 3/8 ऑफ द ऑसिलेशन को आपको सोचना बस ये था कि मीन पोजीशन से पहले 1/4 जाएगा और लौटेगा कितना? 1/8। मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 से a जाना है और फिर a से कहां पे आना है? तो a से 1/4 का आधा। तो 1/4 का आधा मतलब a का हाफ। तो a/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर, a/2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखो सर, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 लगता है, और यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है वो t/6 लगता है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम लेके वॉल्व करिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? तो 2 2 4 2 3 6 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3t प्लस ऑफ 2t, इसका मतलब ये आ जाएगा 5t/12, 5t/12। ये आंसर होगा सर। आगे बढ़ते हैं। 38th क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइकिल A to B to C to A। मतलब क्लोज साइकिल है जो आपको दिख रहा है एज शोन इन द फिगर। इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 15 जूल, देन द वर्क डन इन द प्रोसेस C2A इज C2A। अच्छा, बेसिकली ये साइक्लिक प्रोसेस है, एंड बिकॉज इट इज साइक्लिक प्रोसेस, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 0। तो हीट जो होगी, जो आपने साइकिल को प्रोवाइड की है, वही तो वर्क डन के बराबर होगी। वर्क डन ऑफ द साइकिल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट, है ना? तो इसका मतलब हीट आपने कितना प्रोवाइड किया? 15 जूल। तो इधर लिख दीजिए 15। अब यहां पर क्या लिखेगा? वर्क डन फ्रॉम A to B, A से B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम C to A। तो क्या करोगे? तो 15 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B, A से B। यहां देखना एक चीज, यहां प्रेशर है, वॉल्यूम यहां है। इसका मतलब दिस वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दिस वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू 4 माइनस ऑफ 1। यू डोंट नीड टू चेंज द यूनिट, इट इज इन मीटर क्यूब, इट इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यूनिट का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से B से C अगर आप जाओगे तो वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है भाई साहब। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन विल बी 0 प्लस ऑफ वर्क डन फ्रॉम C to A। तो वर्क डन फ्रॉम C to A विल बी इक्वल टू 15 माइनस ऑफ ये 10 और ये 30, राइट? तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ऑफ 15 जूल। मेरे हिसाब से तो वर्क डन 15 जूल विद अ नेगेटिव साइन है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस इज हाफ, देन इट्स टेम्परेचर। भाई प्रेशर को भी हाफ कर रहे हो, वॉल्यूम को भी हाफ कर रहे हो, तो प्रेशर वॉल्यूम PV इज इक्वल टू nRT। तो T बराबर PV अपॉन nR। प्रेशर को भी आधा कर दिया, वॉल्यूम को भी आधा कर दिया, तो टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द थर्मोडायनेमिक गैसियस सिस्टम? द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। वर्क डन गलत बात। इफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मे डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। भाई वर्क इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। ये भी बात गलत हो गई। अब यहां चले आइए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आइए सेकंड और थर्ड पे। इफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज। ये जरूरी नहीं है। अगर हीट दिया और सिस्टम आपका एक्सपैंड करने लगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, टेम्परेचर तब भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। temperature of the system may decrease in spite of heat is being absorbed by the system. Yes, सही बात है। टेम्परेचर डिक्रीज कर सकता है अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा हो तो।
ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। इन द गिवन पीटी डायग्राम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम्स V1 एंड V2। पीटी का ग्राफ गिवन है और ग्राफ ऐसा गिवन है, तो इसका स्लोप पता करते हैं। तो स्लोप पता करने के लिए अपन कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, राइट बेटा। PV इज इक्वल टू NRT है ना। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये NR बाई V मल्टीप्लाइड बाई T ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, देख लो, ये ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा साहब, अच्छा इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगा? P बाई टी इज इक्वल टू NR बाई V लिखा जा सकता है, और P बाई टी इज नथिंग बट द स्लोप। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है आपका, यहां देखो, वॉल्यूम जो है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, और स्लोप किसका ज्यादा? V2 का ज्यादा, V1 का कम। इसका मतलब V1 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ V2। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर। द रिजल्टिंग टेम्परेचर। बेटे ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत सारे किए होंगे, और ऐसा सवाल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है और कुछ नहीं है, ये आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे क्या कहा है आपसे? व्हेन 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 150 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, किसके साथ मिक्स किया है आपने? 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो ऐसे सवाल में आपने देखा होगा कि जब हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? पहली बात ये होगी कि ये जो वाटर है उससे हीट लेके आइस मेल्ट करेगा, ठीक है, उससे ये आइस मेल्ट करेगा, और फिर उसके बाद अगर हीट फिर भी बची रह गई तो उसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे आपने क्लास में करा होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं, कैलकुलेटिव है, ये आप कर सकते हो। अगले सवाल पे आता हूं मैं। अ कार्नोट्स इंजन operating between temperature T1 and T2 has efficiency 1/4 when T2 is lowered by 43 Kelvin, its efficiency increases by 1/3, then T1 and T2 are respectively। अब देखो सर, सीधी सीधी सी बात है, कार्नोट्स इंजन में आप जानते हो कि इफिशियंसी इज रिटन एज 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। इफिशियंसी की वैल्यू कितनी है? 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1। यहां से आप लिख सकते हो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/4, और 1/4 इसका मतलब कितना हो गया? तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 बाई T1। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? अगर आप सवाल में आगे फर्दर आप देखेंगे तो क्या होगा? तो आपसे कह रहा है कि इट्स इफिशियंसी इंक्रीजेस टू 1/3 when T2 is lowered by 43 Kelvin। T2 में 43 कम कर रहे हो आप, T2 जितना है उसमें 43 डिग्री क्या मतलब 43 केल्विन क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। T2 में 43 केल्विन आपने कम कर दिया, तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है? 1/3। तो क्या लिखेगा आप? इफिशियंसी विल बी इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ 43 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई T1, यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी बिकम्स 1/3 1 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ 43 डिवाइडेड बाय T1। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं T2 बाई T1, और दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 43 डिवाइडेड बाय T1। ये लिखा जा सकता है। हमें T1 निकालना है सर, और T2 भी निकालना है, तो T1 निकल आ जाएगा तो T2 भी निकल आएगा। T2 बाई T1 कितना गिवन है? 3/4, तो 1/3 1 माइनस ऑफ 3/4 हमने निकाल रखा है, ये प्लस ऑफ 43 डिवाइडेड बाई T1। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 43 बाई T1। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 3 और 4 कैल्शियम अपने को पता है 12 होता है, ठीक है, 12 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1/12 इज इक्वल टू 43 बाई T1। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? T1 की वैल्यू हो गई 12 मल्टीप्लाइड बाई 43। कितनी हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाइड बाई 43। दिख रहा है बेटा? देख लो सब कुछ। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 43, अगर ये सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर जो आ जाएगा वो 516 आ जाएगा, और 516 एक में ही है, तो यहीं से छमछमा दो, आगे बढ़ जाओ। 44 ऐसा सवाल आपने करा होगा बेटा, और ऐसे सवाल में हमें ये गलती नहीं करनी, एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं लेना है साइकिल का। एरिया ऑफ द साइकिल क्या लीजिएगा? एरिया ऑफ द साइकिल विल बी द एरिया ऑफ द एलिप्स। क्यों लीजिएगा एरिया ऑफ द एलिप्स? क्योंकि यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, इट इज नॉट अ सर्कल, ठीक है। और क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। एक्स कहने का मतलब ये, और y कहने का मतलब ये। यहां से यहां ये कितना है? 5,
वी नॉट, ये पूरी लेंथ 5 वी नॉट है, तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखिए यहाँ पी नॉट और यहाँ 8 पी नॉट, मतलब ये 7 पी नॉट, तो मतलब 7 पी नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 टाइम्स ऑफ पाई इंटू पी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई 4। ऐसा कुछ जो आंसर दिखे उसको टिक मारो, आगे बढ़ो। 45th पढ़ लीजिए भाई। An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 327 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस, 327 227 के बीच में। If it absorbs 5 into 10 to the power 4 joule of heat at higher temperature, then the amount of heat converted into work is, मतलब इस केस में वो आपसे ये कह रहा है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, अमाउंट ऑफ हीट कितना वर्क में कन्वर्ट होगा। तो सीधी सी बात है सर, आपको यहां पर हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो भी गिवन है, तो हमें पता है कि भाई ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय द हीट, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या लिख दीजिए, हीट लिख दीजिए। इफिशियंसी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो इफिशियंसी हम सर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर की वैल्यूज गिवन है। कितनी गिवन है, तो एक टेम्परेचर है सर हमारा 327, दूसरा टेम्परेचर कितना है सर हमारा, तो दूसरा टेम्परेचर है 227। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो इससे हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। और जब इफिशियंसी आ जाएगा तो आप क्या निकाल लेंगे, तब आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा था हमने इफिशियंसी निकालने के लिए, उससे इफिशियंसी कैलकुलेट करिए और वर्क डन को क्या करिएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू दैट इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय हीट व्हिच विल बी इक्वल टू 5 into 10 to the power 4 कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कर लोगे क्योंकि ऐसा ही सवाल हमने पीछे एक करा है। क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए आप अपने सारे टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस। थैंक